नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यूपीएससी एंड एमबीपीएससी एंड एनी अदर एग्जाम जो कि एसएससी या कोई झारखंड पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है मेसोलिथिक काल, मध्य पुरा पाषाण काल, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम टाइम पीरियड देखेंगे कि कितना कालखंड था मध्य पाषाण काल का। उसके बाद भारत में इसकी जो अलग अलग साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनका सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना किस प्रकार थी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति किस प्रकार की थी, और जो क्वेश्चंस यूपीएससी एमपीपीएससी में आ सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अब टाइम पीरियड को देखें, 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी। 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। अगर किसी को बीसी में कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट्स में, मैं बता भी दूंगा। अगर आप खुद से गूगल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, बीसी अगर यहाँ पे लिखा है 10,000 बीसी, मतलब ये कितनी पुरानी बात हो गई। बीसी बिफोर कॉमन एरा, आज क्या है 2019 सीई कॉमन एरा। 10,000 प्लस जो भी आज सन है 2022, तो उसमें आप प्लस कर दीजिए तो 12,000 हो जाएगा। 12,022 मतलब 12,022 ईयर्स पहले की बात है ये। जो भी आज समय है उस कालखंड को बीसी वाले कालखंड में जोड़ दें, उतनी पुरानी बात है वो। बीसी बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3, तो उसके पीछे जाएंगे तो दोनों को प्लस करेंगे। आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार कॉपी में करके देखिए इसको। 4,000 बीसी कितनी पुरानी बात हो गई बताइए। 4,000 प्लस 2022 मतलब 6,022 ईयर्स एगो की बात है। ओके, अब हम देखते हैं साइट्स जो हमारे भारत में है। एमपी में आदमगढ़ है, सोनघाटी, भीमबेटका, बागौर। आप ये मैं समझ लीजिए पैलियोलिथिक वाली साइट है। वही जो पुरा पाषाण काल की साइट है वही मध्य पाषाण काल में कंटिन्यू होंगी। केवल कुछ साइट है जो नई बनी है, लोगों ने नई बसावट बसाई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी धीरे धीरे छोड़ थोड़ी, उसके बाद नई बसावट बसाई लोगों ने, हैबिटेशन नई स्थानों पर। अन्यथा कई स्थानों पर तो वही पुरानी साइट्स हैं जो पुरा पाषाण काल में, वही मध्य पाषाण काल में। कालखंड आदमगढ़, सोनघाटी, भीमबेटका, बागौर, यूपी में बेलन घाटी, महादा, दमदमा, चौपानी मांडो, ये आप देख सकते हैं। महादा और दमदमा ये कुछ नई साइट्स आई हैं। इस तरीके से राजस्थान में बागौर, बागौर राजस्थान में मैंने लिख दिया इसलिए भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला बागौर है। ये जो बागौर है ये मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी साइट है अब तक की जो भारत में पाई गई है। तिलवारा, उसके बाद हम वेस्ट बंगाल में बीरभानपुर, आंध्र प्रदेश में रेनीगुट्टा, तमिलनाडु में टेरी साइट्स, बिहार में पेसारा, ये पेसारा वही साइट है जो हमको पुरा पाषाण काल में ही मिली थी। उड़ीसा में कुचाई, सुंदरगढ़, गुजरात में रतनपुर, लोटेश्वर। उसी तरीके से आपके मेघालय में सहवालगिरी जो गारो हिल्स पे है। मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा गारो खासी जयंतिया हिल्स के बारे में। अगर आप लोग यूपीएससी एमपीपीएससी की एकदम अच्छे से या एसएससी की अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग पहाड़ों के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, गारो खासी जयंतिया। ये साइट्स हैं। अब हम देख सकते हैं ये इस समय काल में ये कहाँ का कोई तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पे, या तो ये आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का, क्योंकि यहाँ पे मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं। तो पुरा पाषाण काल में जो घाटी के लोग थे वो भी मछली पकड़ते थे, उसके साथ साथ जो कोस्टल एरिया थे उनका तो ये पूर्ण रूप से यही भोजन था उनका, क्योंकि उनके पास और अन्य जानवर जो है पशु वगैरह इतने ज्यादा नहीं थे जितना उनको ये मछली वगैरह बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती थी इन क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये स्पेशली ऑप्शनल वालों के लिए मैंने लगाया है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल की पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज्यादा इधर उधर ना देखना पड़े, कई अन्य सोर्सेज से ना लेना पड़े, उनका सभी कुछ एक ही जगह पे एक ही स्थान पे मिल सके, इसलिए मैंने उनके लिए लगाया है। ये मैप है, इसमें सभी तरीके की साइट्स दी हैं। दमदमा, महादा, चौपानी मांडो, पेसारा, बीरभानपुर, टेरी साइट, रेणुगुट्टा, और ये भीमबेटका, आदमगढ़, ये सभी साइट्स हैं जो मध्य पाषाण काल की इसमें दी हुई हैं, वो लोग इजीली देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने बताया कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। इस बार आप देखिए यूपीएससी इस तरीके से लिख के दे देगी आपको। 4 नंबर मेसोलिथिक साइट, 8 नंबर मेसोलिथिक साइट, आपको पहचाननी पड़ेगी वो कौन सी साइट्स है। लिख के नहीं देगी वो, केवल ये लिख के देगी मेसोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक साइट, हिस्टोरिकल साइट, आर्ट एंड कल्चर साइट, फैक्ट्री साइट, कैपिटल, एंड दे सकती है कि एंशियंट टेम्पल, कुछ भी दे सकती है वो मैं आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताता रहूंगा आपको अलग अलग हर काल के बारे में। हर काल खंड को जब भी आपको पढ़ना है तो मैप को अपने माइंड में रखिए हमेशा। कभी भी मैप से क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको टैकल कर सकेंगे कुछ साइट्स को एलिमिनेट करने के लिए। अब देखिए कैसे क्वेश्चन, हाउ टू राइट आंसर फॉर दीज क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में लिखना होता है आपको इन क्वेश्चन का आंसर।
ढाई नंबर का एक पॉइंट होता है आपका ये, जैसे 4 नंबर मेजोरिटी तक, इस पर 2.5 नंबर मिलेंगे आपको। अब यूपीएससी में 2.5 नंबर लेना कोई आसान बात नहीं है, ऑप्शनल पेपर में ज्यादा तो देते ही नहीं वो लोग, 2 नंबर देते हैं। लेकिन हाँ, उसमें 50 में 40 नंबर लाना। अगर आप 40 नंबर ले आए तो मान लीजिए आपकी यूपीएससी ऑप्शनल में 300 नंबर आ गया, और ऑप्शनल में 300 नंबर का मतलब होता है इंटरव्यू का कॉल आना। अब आप देखिए 4 नंबर दमदमा को कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले, ये मेरा तरीका है, हो सकता है आपका कोई और नया तरीका हो, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो मेरे तरीका है मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जिससे आप इजीली जल्दी से लिख सकेंगे और नंबर भी मिल जाएंगे। पहले एरिया बता दीजिए उनको, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, प्रतापगढ़ यूपी, कहाँ उसी नदी के किनारे, नियर बैंक ऑफ साई रिवर। फिर आप उसको फीचर्स बता दीजिए इसके, कि देखिए कुछ फीचर्स हर जगह सेम रहेंगे, जैसे मैक्रोलिथ, जो छोटे छोटे औजार होते हैं वो हर जगह मिले हैं, तो आप उसको लिखिए मैक्रोलिथ, मेड बाई काय से बने हैं, स्टोन से बनी है, बोन्स से बनी है। हर जगह पे आपको बोन्स और स्टोन्स कॉमन मिलेगा, क्योंकि इस समय पशुपालन भी इनने आरंभ कर दिया था। उसके साथ साथ जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको मारते थे तो खाते तो उनकी हड्डियां बन जाती थी, उन हड्डियों से भी इनने औजार बनाना शुरू कर दी, क्योंकि मैक्रोलिथ बहुत छोटे छोटे बनते हैं इसलिए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हर्थ, हर्थ एक फायर प्लेस मैंने लिखा है, मतलब चिमनी। उस समय पे इन लोगों ने चिमनी जो होती है आज के समय हम देखते हैं घर में चूल्हा होता है, चूल्हा, उसी प्रकार की चिमनी होती थी, तो चिमनियों का प्रयोग करते थे ये लोग, चिमनी। और यहाँ पे हमको जो जंगली ग्रेन्स, जंगली खाद्यान्न के शुरुआती स्तर पर लोगों ने, जो खाद्यान्न होता था उसका जो जंगली रूप होता है, बड़े बड़े, आप लोगों ने अगर मेरे ख्याल से कभी स्टेपी और सावन, स्टेपी ग्रासलैंड देखा, स्टेपी ग्रासलैंड, बड़ा बड़ा सा स्टेपी ग्रासलैंड, उसमें लंबी लंबी घासें होती हैं, उसी प्रकार की वाइल्ड ग्रेन्स लंबे लंबे होते थे। समय काल खंड के साथ साथ जैसे जैसे इन कृषि का भी डोमेस्टिकेशन किया गया, उस तरीके से कृषि भी धीरे 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 उसका भी आकार छोटा होने लगा, और वो और ज्यादा मुलायम होने लगी। पहले बहुत ज्यादा कठोर होती थी और बड़ी होती थी, उसको वाइल्ड ग्रेन्स कहते थे। जंगली खाद्यान्न भी हमको जले हुए मिले हैं यहाँ पे, तो इसका साक्ष्य है कि यहाँ पे इन लोगों ने कृषि की होगी, उसको पकाया होगा, खाया होगा। जानवरों की हड्डियां मिली हैं, पालतू जानवरों की और जंगली जानवरों की, तो इससे हमको पता चलता है कि पालतू जानवर भी इस समय कुत्ते, बकरी, कैटल्स भी ये लोग रखना शुरू कर चुके थे। और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको 4 मल्टीपल बरियल्स मिले, मतलब कब्रगाह मिली हैं, जिनमें 41 लोगों को दफनाया गया है। 4 कब्रों में 41 लोगों को, मतलब यहाँ पे लंबा हैबिटेशन होगा, इसीलिए तो 4 ही जो हमको कब्रगाह मिली, उन्हीं में 41 लोगों को दफनाया गया है। या फिर हो सकता है कोई ट्रेजेडी हो गई हो वहां पे उस समय पे, इसलिए कई सारे लोगों को एक ही कब्रगाह में दफनाया गया हो। यहाँ पे देखिए डोमेस्टिकेट राइस हैज बीन रिपोर्टेड, यहाँ पे राइस, वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, जंगली खाद्यान्न राइस को उगाया गया था। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो कि हो सकता है आगे लिखा हो मैंने, देखिए यहाँ ये मैंने यूपीएससी ऑप्शनल वालों के लिए लिख दिया है कि किस तरीके से उनको अन्य साइट्स के बारे में लिखना है। चोपानी मांडो, महादहा, पेसारा, और इसके साथ साथ भीर भानपुर, आदमगढ़, बागौर। ये मैंने अपने खुद के जो नोट्स थे मेरे, मैंने उन्हीं नोट्स से मैंने इनको बनाया है। कई सारी बुक्स भी आती हैं मार्केट में जो आपको देती हैं, लेकिन उन बुक्स में मैंने भी बुक्स खरीदी थी उसको पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें ज़्यादा हेल्प नहीं मिली थी। मैंने नॉर्मल हेल्प ली थी उस बुक से, उस बुक्स में आपको दिया था, लेकिन उस बुक में जो फैक्ट थे काफ़ी बड़े बड़े, आप लिख भी नहीं पाएंगे 30 शब्दों में उनको, इतने बड़े। तब मैंने उसमें से अपने लिए जैसा मेरे को लगा कि मैं लिख सकता हूँ अगर यूपीएससी एग्जाम में, तो मैंने अपने हिसाब से उनको छांट के रख लिया। ये देखिए आप, केवल डायरेक्ट मैक्रोलिथ, हैंडमेड पोएट्री, मैक्रोलिथ आपको भी पता कैसे बनेंगे, स्टोन एंड बोन्स। हैंडमेड पोएट्री मर्द भांड जो इस समय काल में बनाए गए वो हाथों से ही बनाए गए होंगे, चक्का तो उस समय पर था ही नहीं, न्यूलिथिक काल में आ जाएगा चक्का। एनिमल्स की यहाँ पे फॉसिल मिले हमको, गॉड के, सीप के, कैटल के। यहाँ पे एक अच्छा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, चोपानी मांडू में क्या किया गया। चोपानी मांडू में हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे जो बकरी का पशुपालन किया गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जंगल में प्रकृति अपना बहुत अच्छा काम करती है। प्रकृति रेशियो बना के रखती है मेल और फीमेल दोनों के बीच में। प्रकृति मेल और फीमेल दोनों के बीच में एक रेशियो बना के रखती है कि अगर एक स्थान पर 10 मेल हैं तो 10 फीमेल होंगी। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फीमेल को तो जिंदा रखते हैं, इन जानवरों के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ, फीमेल को तो जिंदा रखते हैं क्योंकि वो बच्चे देगी, हम लोग मेल को मार के खाते हैं। तो यही यहाँ पे मिला है हमको चुपानी मांडो में, कि हमको जो मेल गॉट है उसकी कई सारी हड्डियां मिली हैं, और जबकि फीमेल गॉड की उतनी नहीं मिली है। तो इससे सच पता लगाया गया कि जो मेल गॉड थे उनकी कई सारी हड्डियां हैं, मतलब काफी सारे यहाँ पे जेंडर जो डिवाइड आ चुका था वो भी जानवरों के बीच में, कि यहाँ पे मेल ज्यादा हड्डियां मिली हैं, फीमेल कम मिली हैं। इससे पता लगाया गया कि जानवरों का पशुपालन किया गया होगा यहाँ पे मानवों द्वारा। और दूसरा साक्ष्य था जो कि जो बकरी यहाँ पे पाई गई है, चोपानी मांडू कहाँ पे, यूपी में है, लेकिन वो बकरी यूपी की इंडिजीनियस नहीं है,
वो बकरी यूपी की इंडिजिनियस नहीं है, बल्कि वो हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साइड की है, पहाड़ों के साइड की। तो पता लगाया गया कि वहां से इसको लाया गया, पशुपालन किया गया। तो इससे साफ साफ एक अर्थ में मालूम पड़ता है कि शिकार करने इतनी दूर नहीं जाया जाएगा, जबकि पशुपालन के लिए ही लाई गई होगी वो, क्योंकि एक नहीं मिली, कई सारी मिली हैं। उसके साथ साथ हम जो अन्य चीजें लिखी हैं वो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि मैंने अपनी कॉपी से ही इसको लिखा है, कहीं और से मैंने किताब वगैरह से नहीं, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे अच्छे से पढ़ने के लिए, अपने खुद के लिए, तो वही है, उसी तरीके से मैंने सरल तरीके से लिखा है। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल वाले नहीं है आप तो स्किप कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं सोशल स्ट्रक्चर इस समय काल का पहले से काफी मिलता जुलता, थोड़ा बहुत भिन्नता है उसमें, जो मैं आपको बता ही देता हूँ। पीपल सब पैलेओलिथिक काल की तुलना में एक बड़े ग्रुप में रहने लगे थे। क्यों? क्योंकि पशुपालन होने लगा था, उसके साथ साथ कृषि भी होने लगी थी, तो उनको एक बड़ा ग्रुप चाहिए था जिससे कि लोग सारे कार्य कर सकें, कुछ लोग शिकार कर सकें, कुछ लोग कृषि भी कर सकें, क्योंकि शिकार अभी भी प्रिडोमिनेंट था, शिकार अभी भी बेहद ही जरूरी था, क्योंकि कृषि से सारे काम नहीं किए जा सकते थे। आज की तरह किसी नीति एकदम बड़े फैलाव में ज्यादा से ज्यादा हो रही है, एक एक बीघा में, एक एक हेक्टेयर में, उस समय बहुत कम होती थी, प्रोडक्शन बहुत कम था। इन दिस एज पीपल यूज टू स्पेंड मोर टाइम्स इन ए प्लेस। अब जो आप ऊपर वाले पॉइंट से लॉजिक लगा सकते हैं, अगर मैंने ऊपर वाला पॉइंट आपको बताया था, पीपल लिव्स इन ए बिगर ग्रुप, जब वो ज्यादा ग्रुप में रहेंगे और कृषि करेंगे तो एक स्थान पर उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि कृषि तो एक सीजनल होती है, एक सीजन में बीज बोआ, दूसरे सीजन में उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तो उनको एक लंबे समय तक एक स्थान पर रुकना पड़ेगा। तो अब वो लोग एक स्थान पर अधिक समय तक रुकने लगे थे। ये एक प्रक्रिया है, आप लोग इसको पकड़ो, प्रक्रिया को पकड़ो कि किस तरीके से समय में बदलाव आ रहा है। पहले लोग छोटे ग्रुप में थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से जाते थे, कंटिन्यूअसली चलते रहते थे। दूसरा, अब आपने देखा मेसोलिथिक काल में धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, ग्रुप बनने लगा, और लोग अब एक स्थान पर ज्यादा रुकने लगे। लेकिन अभी भी स्वामित्व किसी का नहीं है, सामूहिक स्वामित्व चल रहा है अभी एक क्षेत्र पर। वैसे तो स्वामित्व की धारणा ही नहीं है अभी। धीरे धीरे न्यूलिथिक काल में आप देखेंगे और ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप बनेंगे, जहाँ पे लोग शहर बना लेंगे, छोटे छोटे से कस्बे, छोटे छोटे कस्बे जो होंगे 50-50 हेक्टेयर के, 20-20 हेक्टेयर के, और वहां पे लोग कृषि करेंगे, तो और ज्यादा कृषि बढ़ेगी। उसके साथ साथ आप चाल को लेते हड़प्पा एज में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे कृषि और ज्यादा महत्व रखने लगेगी, भंडार गृह बनने लगेंगे। अभी तक कृषि क्या हो रहा है कि केवल अपना पेट भर सकेगी, हड़प्पा में आते आते क्या होगा, कृषि बिचने लगेगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वाटर सिस्टम के द्वारा, मैंने आपको गेहूं दिया, आप मेरे को चावल देंगे, इस तरह की वाटर सिस्टम आरंभ हो जाएगा काफी बड़े पैमाने पर। वाटर सिस्टम अभी भी होगा, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर चालू नहीं होगा जैसा उस समय पर हो जाएगा वाटर सिस्टम चालू। जैसे शुरुआती स्तर में भारत में एक मुद्रा कैश चालू था, अब डिजिटल ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर होने लगे हैं। इस तरीके से उस समय पर भी वाटर सिस्टम इस समय पर अभी इतना प्रोडोमिनेंट नहीं है जितना कि हड़प्पा में हो जाएगा। तो आप कालखंड को समझिए और उसमें जो सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से बदल रहा है उसको देखिए, क्योंकि यूपीएससी आजकल इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगी है। उसको फैक्ट से कोई मतलब नहीं है, यूपीएससी कंसेप्ट पूछती है कि किस तरीके से किस तरीके से कालखंड में बदलाव आया। अब हम देखते हैं कि हंटिंग, मैंने बताया आपको, हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी डोमिनेटिंग एक्टिविटी थी, उसके साथ साथ डोमेस्टिकेशन भी हो रहा था। मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उसको ज्यादा सुनने पे ध्यान लगाइए, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा बाद में। उसके साथ आप देखिए इन सम पेंटिंग्स हमको मिली हैं जिन पेंटिंग्स में जेंडर डिवाइड दिखाई देता है, जो कि हमको भीमबेटका में ऐसी कई पेंटिंग मिली जहाँ पे जेंडर डिवाइड दिखाई देता है, जहाँ पे पुरुष शिकार कर रहे हैं, महिलाएं घर में या तो अनाज पीस रही हैं या फिर लोगों के साथ मिलकर भोजन कर रही हैं। ऐसे कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं हमको भीमबेटका की पेंटिंग में दिखे हैं, जिससे पता चलता है इस समय पे जेंडर डिवाइड आ चुका था समाज के अंदर। इन सम साइट एग्रीकल्चर हैव बीन स्टार्टेड, कुछ साइट्स जो बताई गई यहाँ पे एग्रीकल्चर आरंभ हो चुका था, चौपानी मांडो, लोहरादेव, मेहरगढ़ एटसेट्रा। आपने ये कभी कुछ टाइम पहले एक रिसर्च हुई थी, इसमें मालूम पड़ा था कि जो लोहरादेव है भारत की एक ऐसी साइट है जहाँ पे मेहरगढ़ से भी पहले कृषि आरंभ हो गई थी। अभी तक बुक्स में लिखा है कि मेहरगढ़ में मेसोलिथिक काल में सबसे पहली कृषि मेहरगढ़ में देखी गई है, लेकिन अभी कुछ रिसर्च हुई है 1-2 साल पहले जिसमें पता चला है लोहरादेव में तो मेहरगढ़ से भी पहले अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। तो हमेशा आप करंट से अपने आप को रिलेट, करंट अफेयर हमेशा पढ़ते रहिए, जिससे आपकी हिस्ट्री भी करंट अफेयर से रिलेट होती रहेगी। अभी 2 दिन पहले एक रिसर्च आई सामने जहाँ में मालूम पड़ा है कि राखी गढ़ी जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है, वहां पे अभी हमको कुछ कब्रगाह मिले हैं, जिन कब्रगाह में कुछ गुड्स भी मिले हैं, सामान भी मिले हैं साथ में रखे हुए, मृदभांड, हाथी के दांत की माला, इस तरीके की चीजें। तो हो सकता है राखी गढ़ी से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, तो करंट से हमेशा अपडेट रहिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मे बी द बार्टर सिस्टम वर्क बिकॉज वी हैव गॉट वेपन्स मेकिंग फैक्ट्रीज लाइक बीरहनपुर, सोन वैली एटसेट्रा फॉर वेयर वेपन्स वर सेंट टू अदर साइड्स। अब इस लाइन को मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ आपको, सुनिए। मैंने आपको अभी बोला था वाटर सिस्टम इस समय में भी था, लेकिन इतना डोमिनेटिंग नहीं था जितना कि हड़प्पा काल में हो गया। तो समझिए कैसे। इस समय काल में क्या है, आपको चौपानी मांडो कहाँ पे है,
यूपी में, लेकिन वहां पे कोई पर्वत है नहीं है, तो वहां पे वेपन्स कैसे बनाएंगे? तो वेपन्स बनाने के लिए वो विंध्य क्षेत्र से, विंध्याचल का जो क्षेत्र है एमपी में, जो कि यूपी में भी उसकी पहाड़ियां गई हैं थोड़ी सी, वहां से वो लोग पत्थर लेके जाते थे, उससे औजार बनाते थे। तो एक वाटर सिस्टम कैसे चालू हुआ? अगर आप औजार ले रहे हैं, पत्थर दे रहे हैं, तो यहाँ से पत्थर लेके जाते, वहां से उनको औजार दे देते थे, जो कि यहाँ के लोगों को चाहिए थे बागौर वाली साइड पे। तो इनको औजार मिल जाते थे, उनको पत्थर मिल जाता था, कई बार मांस की अदला बदली कर लिया करते थे, खाने की, भोजन की, कई बार अनाज की भी थोड़ी बहुत। तो इसे वाटर सिस्टम था इस समय काल में, मैंने लिखा भी है, वाटर सिस्टम इस समय वर्क कर रहा था, क्योंकि हमको कई सारी वेपन फैक्ट्रीज मिली हैं कई स्थानों पर, वेपन फैक्ट्री जहाँ पे वेपन्स बनाए जाते थे, पर्टिकुलरली उनका काम ही था वेपन्स बनाना, हथियार बनाना स्टोन से, जो कि हमको वीरबानपुर में सोन घाटी में पाए गए। वीर सोन घाटी में क्यों पाए जाएंगे? यहाँ पे पर्वत है काफी इजिली, अमरकंटक से तो नदी निकली है सोन घाटी, अमरकंटक की सतपुड़ा पे है, तो इजिली वो लोग वेपन्स बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमको साइट्स पाई गई हैं। वाटर सिस्टम बहुत ही नॉर्मल वर्क कर रहा था लो लेवल पर। अब आप देखते हैं, these people believes in life even after death or used to follow other religion rituals, because here we have got many burial in which many type of items have been kept, such as elephant tooth, poetry, macrolith, etc. मैंने अभी आपको राखी कड़ी का एग्जांपल दिया था बरियल्स का। इस समय पे भी कई सारी कब्रगाह हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, आप चाहें तो पीछे ऑप्शनल वाले उसमें पढ़ सकते हैं, कई सारी कब्रगाह मिली हैं। अब कब्रगाह में क्या मिला है हमको? जब आदमी को दफनाया गया तो उसके साथ साथ कई मर्द भांडे भी दफनाए गए, उसके साथ साथ आइवरी की मालाएं, जो हाथी दांत होता है आइवरी, उसको आइवरी कहते हैं, उसकी हाथी दांत की मालाएं, अन्य प्रकार की मालाएं, अन्य प्रकार की वस्तुएं, कुछ जो स्टोन्स के वेपन्स थे जो उसके, वो भी दफनाए गए हैं, मिले हमको, ये देख सकते हैं आप इमेज में साफ साफ। तो इससे ऐसा कहा है कई हिस्टोरियंस ने कि हो सकता है ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते हो कि जब व्यक्ति मर गया तो उसकी जो वस्तुएं हैं वो भी उसके साथ रख दी गई, कि मरने के बाद वो उनका प्रयोग कर सकेगा अपने दूसरे क्या कह सकते हैं प्लेनेट पर, जो भी उनके मन में धारणाएं चलती होंगी, इस पृथ्वी से अपर कहाँ पे गया है वो, जो भी मरने के बाद उनकी जो जीवित रहने की धारणा थी, मरने के बाद भी जीवन है लोगों के लिए, ऐसी कुछ धारणा होगी उनकी, इसलिए उन्होंने जो कब्रगाह के अंदर इस तरीके की उसकी जो प्रयोग की हुई वस्तुएं थी वो उसके साथ रखी हैं। अब ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है, क्योंकि उनने सारी चीजें देखी, उससे वो आंकलन लगाते हैं। मैंने आपको इमेज भी दिखा दी, आप देख सकते हैं। अब आप देखिए आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमको सबसे ज्यादा साइट जो मिली है पेंटिंग्स वाली, वो मेसोलिथिक काल में मिली हैं। मैंने आपको पहले बताया था अपर पैलेलिथिक काल में पेंटिंग शुरू हुई थी, और सबसे ज्यादा पेंटिंग्स हमको इसी कालखंड में मिली हैं, मध्य पाषाण काल में। देखिए मैंने लिखा द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग्स टू दिस पीरियड। तो आप देख सकते हैं इस पीरियड की थीम क्या थी। मैंने आपको पहले बताया हंटिंग अभी भी डोमिनेटिंग एक्टिविटी, तो हंटिंग, कम्युनिटी डांस। अब ये कम्युनिटी डांस का फोटो देखिए आप, कि कई सारे लोग मिलकर डांस करते थे, नृत्य करते थे। तो नृत्य भारत में आज का नहीं है, नृत्य की जो इतिहास है वो भारत में करीब 12-15 हजार साल पुराना है। भारत में नृत्य का इतिहास आप देख सकते हैं, नृत्य का इतिहास अगर आपको कभी नृत्य के ऊपर बताना हो तो 12-15 हजार वर्ष पुराना है भारत में नृत्य का इतिहास। और कम्युनिटी डांसिंग आज भी भारत में आप देख रहे होंगे, सहपिंड परिवार, सह परिवार, सभी लोग ज्यादा बड़े बड़े परिवार में रहते हैं, आज भी भारत में सह परिवार की संकल्पना काफी मजबूत है। तो आप देख सकते हैं कम्युनिटी डांसिंग उस समय पे भी आज भी डोमिनेट है। और ईटिंग, खाना खाना सभी के साथ मिलकर, इस तरीके की थीम हमको इन पेंटिंग्स में दिखाई पड़ती है। मैंने आपको एक दिखाई। हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेंट, हंटिंग सीन्स मैंने आपको पहले बताया, हंटिंग करने वाले सीन्स। हंटिंग्स इन ए ग्रुप, आर्म्ड बार्ब स्पीयर्स, पॉइंटेड स्टिक्स, एरो एंड बोस। वो कुछ नहीं, धनुष बाण से हंटिंग करते थे। इस तरीके की कुछ पेंटिंग दिखाई गई हैं। आप नीचे वाला पॉइंट देखिए, काफी शानदार है। ट्रैप एंड स्नेयर्स यूज्ड टू कैच एनिमल कैन बी सीन इन सम पेंटिंग्स। कुछ पेंटिंग्स में ऐसा दिखाया गया है कि जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछाए गए हैं, यहाँ पे जाल बिछाया है जिससे कि जानवर इसमें फंस जाए। आज भी आप देखे होंगे बियर गिल्स वाला मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें जाल बिछाता है। इसी तरीके से उस समय काल के लोग जाल बिछाते थे जानवरों को पकड़ने के लिए। ये कई पेंटिंग्स में हमको दिखाई पड़ता है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग ऐसा नहीं था कि बर्बर थे, पूर्ण रूप से अपने ब्रेन का यूज करते थे काफी अच्छे तरीके से, कि जानवर को कितनी आसानी से पकड़ा जा सकता है। इन सम पिक्चर्स एनिमल आर चेजिंग मैन एंड इन अदर्स दे आर बीइंग चेज्ड बाय हंटर मैन। कई पेंटिंग्स में दिखाया है कि मैन एनिमल को चेस कर रहा है, कई में दिखाया है एनिमल मैन को चेस कर रहा है। आप इस पेंटिंग्स को देखिए, ये वाली पेंटिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, वेट। ये वाली पेंटिंग देखिए आप, ये इस पेंटिंग को देखिए आप। इस पेंटिंग में क्या दिख रहा है? एक व्यक्ति है, उसके साथ एक कुत्ता है जो कि उसकी शिकार करने में मदद करता है। तो इसका मतलब उस समय काल में जो पशुपालन था वो सटीक रूप से आरंभ हो चुका था, सही सही।
जिससे हमको पता चलता है कि कुत्ते भी जानवरों इंसानों के साथ मिलकर शिकार करने में उनकी मदद कर रहे थे। अब आप देख सकते हैं इस समय काल के कई सारे मृदवांड, ये देखिए मृदवांड, ये देखिए उस समय की जो मालाएं मैंने आपको बताया, ये मालाएं बनी हुई हैं, ये मालाएं बनी हुई हैं आइवरी की, बीड्स की मन के जो होते हैं, ये मालाएं उसकी क्या नाम है, ये शंख वगैरह आपको मिलते हैं समुद्र में, सी सेल्स, उसकी मालाएं। वुमेन आर पेंटेड बोथ इन, जो वीमेन की पिक्चर्स दिखाई गई हैं वो न्यूड्स भी हैं और क्लोथ पहने हुए भी, कपड़े पहने हुए, बिना कपड़े पहने हुए भी हैं। दूसरी मैंने क्या नाम है, यहाँ पे जो फैमिली दिखाई गई है, परिवार में बच्चा, माता पिता सभी दिखाए गए हैं, मतलब जॉइंट फैमिली के रूप में कई सारे पेंटिंग्स में दिखाई गई हैं फैमिलीज। डोमेस्टिकेट डॉग्स एंड टेकिंग देयर हेल्प इन हंटिंग, ये देखिए मैंने आपको दिखा दी ये वाली पिक्चर। मैन एंड वुमेन बोथ वियर्ड बीड्स एंड सील्स नेकलेस, दिस वियर्ड मेड बाय बोन एंड आइवरी। अब देखिए बीड्स मतलब मन के, और सील्स नेकलेस, बीड्स और सील्स का नेकलेस, ये हो गया सील्स का नेकलेस ये वाला। वेट अ मिनट, वेट मिनट, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये है सील्स का नेकलेस, ये वाला मैं रेड कर रहा हूँ, और ये वाला है बीड्स का नेकलेस। बीड्स का कैसे बनते थे बीड्स, एक तो पत्थर से भी बन जाते थे बीड्स, ये देखिए बीड्स बोन से भी बन जाते थे, आइवरी से भी बन जाते थे, आइवरी हाथी दांत, इन सभी से बन जाते थे बीड्स। अब इस एज में हमको एक और चीज देखने को मिली है, कई प्रकार की पोएट्री, जो मैं आपको पहले ही अभी बताया था, मैंने जब स्टार्टिंग की तो मैंने पोएट्री से ही कर दी थी, ये नहीं पोएट्री, मर्दभांड, जिनका प्रयोग भोजन रखने में या पानी पीने में किया जाता था। अब जो मर्दभांड बनने का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि इस समय में कृषि आरंभ हो गई थी, इसके लिए मर्दभांड बने काफी आसानी, और ये मर्दभांड हस्त निर्मित है, हाथों से किए गए निर्मित, चाक पे निर्मित नहीं किए गए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इस एज में जो टूल्स थे वो कैसे थे। माइक्रोलेथ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस काल में छोटे छोटे वेपन्स का यूज होने लगा था, क्योंकि अब लोग जैसे जैसे अपना ब्रेन यूज कर रहे थे वो बर्बरता से पीछे आ रहे थे और दिमाग का प्रयोग करते हुए शिकार कर रहे थे। जैसे जैसे दिमाग का प्रयोग करता है इंसान तो वो दूर से शिकार करना आरंभ करता है, और दूर से किससे, जैसी चीज हल्की होगी, जितनी ज्यादा चीज हल्की होगी उतनी ज्यादा दूर जाएगी। तो इसी तरीके से लोग अब धनुष बाणों का प्रयोग करने लगे थे, तो उसमें क्या बाण के आगे क्या लगता है, एक नोक लगती है पैनी सी शार्प एकदम, तो वो छोटी सी बनाते थे अब ये लोग, इसीलिए। तो माइक्रोवेव जो कि बनते थे बॉन्स से बनने लगे थे, हड्डी और ज्यादा हल्की होती है स्टोन से, आइवरी हाथी दांत और ज्यादा पहना होगा, ये देखिए आप धनुष, ये देखिए आप बने हुए हैं बॉन्स एंड आइवरी यूज्ड, ब्लेड, कोर, चेसल, ट्रायंगल, ब्यूरेन, डैगर, पूंछ, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं माइक्रोलिक टूल्स हैं, ये टूल्स हैं। कैसे बनते थे, स्टोन से बनते थे, बोन से बनते थे, एंड आइवरी हाथी दांत से बनाते थे, क्योंकि ये स्टोन से ज्यादा हल्के होते थे आइवरी और बोन्स, तो ज्यादा दूरी तक भी आ सकते थे, हम दूर से शिकार भी कर सकते थे, खुद को भी बचा सकते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी में पूछा जा सकता है, मॉडल क्वेश्चन है ये मैंने बनाया है, कि देखिए म्यूजियोलिथिक साइट लिखी है, स्टेट लिखी है, आदमगढ़, दमदमा, पेसारा, बीरवानपुर, यहाँ पे स्टेट लिखे हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। बताइए कौन सा पेयर मैच कर रहा है, आप लोग सोचिए, कमेंट में आंसर दीजिए, मैं लास्ट में आपको आंसर बताऊंगा जरूर। एमपीपीएससी में मॉडल क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड भीमबेटका, डॉक्टर संकालिया, विष्णु श्रीधर वाकंकर, रखलदास बैनर्जी, दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एमपीपीएससी में, नीचे वाला भी आ चुका है, इन विच ईयर भीमबेटका एडेड एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2003, 1989, 1986, 1956। बताइए यूपीएससी वाले का आंसर क्या होगा। देखिए आदमगढ़ कहाँ पे है, मैंने भी पीछे बताया था, भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, तो आदमगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। दमदमा कहाँ पे है, यूपी, और पैसारा बिहार, ये दोनों ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। बीरबानपुर वेस्ट बंगाल, मतलब 1 और 4, सी ऑप्शन सही है आपका, सी वाला 1 और 4। इधर आ जाइए, हु डिस्कवर्ड भीमबेटका, मैंने आपको कल ही बताया था वीडियो में एक बार, पैलियोलिथिक वाली में, विष्णु श्रीधर वाकंकर, कब किया, 1956, कई जगह आपको 57 भी देखने को मिलेगा। किस ईयर में भीमबेटका ऐड हुई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 2003, लेकिन 1956 में क्या है, इसको खोज की गई थी इसकी। अब ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो लगाया है इसके बारे में, मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन 2021 का जो मेंस हुआ एमपीपीएससी का अभी 2022 में, क्योंकि एमपी में तो बहुत लेट चलता है, 21 का मेंस 22 में हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में। बताइए ऐतिहासिक पर्यटन स्थल,
ऐतिहासिक भीमबेटका हो गया, पर्यटन भी हो गया। एक भीमबेटका के बारे में लिख देंगे आप, खजुराहो के बारे में लिख देंगे आप, और सांची के बारे में, जिनमें भीमबेटका पढ़ना कितना जरूरी है आपके लिए, जो कि मध्य पाषाण कालिक, पुरा पाषाण कालिक, यहाँ तक कि नव पाषाण कालिक, ताम्र पाषाण कालिक साइड भी है वो, तो उसके बारे में आपको हर जगह पढ़ना है। तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इनके बारे में काफी तैयारी करके रखें। ये तो मेंस का 11 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, जबकि मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑप्शनल में तो और ज्यादा वेटेज है मध्य पाषाण काल का। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। अगर इसमें कोई भी कमी हो एमपीपीएससी के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से, या हिस्ट्री ऑप्शनल के हिसाब से, आप मेरे को बताएं, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैंने जितनी कोशिश हो सकी कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल सके, इतनी पूरी कोशिश की है आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं जल्दी नवपाषाण काल की जो वीडियो उसको लेकर आऊंगा। हो सकता है मेरे को थोड़ा सा समय लगे उसको लाने में, लेकिन मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।